हेलो स्टूडेंट्स, हमारी लास्ट वीडियो में मैथ्स में हमने किया था क्लास 8 का एक्सरसाइज नंबर 3 और उसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स सीखे थे मैथ्स के हमारी पिछली वीडियो में। आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं प्रश्नावली 3.1। आज हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे प्रश्नावली 3.1 की, जहां पर हम मैथ्स के क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि हमारी पिछली वीडियो के बेसिक टर्म्स पर ही आधारित है। तो शुरू कर देते हैं चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई है। आपको बुक में फर्स्ट क्वेश्चन में इस तरह से दे रखी है, बहुत सारी आकृतियां आपको इस तरह से दी गई है। इन आकृतियों में आपको करना क्या है, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर आपको करना है। साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज के आधार पर। तो आप साथ साथ में डायग्राम्स को भी देखते जाएं और साधारण वक्र के बारे में पढ़ते जाएं। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था कि साधारण वक्र क्या होते हैं। साधारण वक्र वे वक्र होते हैं जो कि बनते वक्र रेखा से हैं। अब वो रेखाखंड से भी बन सकते हैं और वो वक्र रेखा से भी बन सकते हैं, परंतु वो पूरी तरह से सरल होने चाहिए, यानी उनमें कोई भी प्रकार की जटिलता नहीं होगी, वो सिंगल पैटर्न में बनेंगे। जैसे ये फर्स्ट वाली आकृति आप देखें, ये रेखाखंडों से बना हुआ वक्र है, दिख रहा है आपको। इस वक्र में आप देखें किसी प्रकार की कोई जटिलता नहीं है, अर्थात ये किसी प्रकार से एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद करते, काटते नहीं हैं, या इसके अंदर की तरफ कोई अलग से आकृति नहीं बनी हुई है। ये सिंगल आकृति है जिसमें एक रेखाखंड शुरू हो रहा है, दूसरे रेखाखंड पर जाकर खत्म हो रहा है। तो इस तरह से बनी हुई आकृति ये साधारण वक्र में आएगी। तो साधारण वक्र में इसे कैटेगराइज करेंगे। तो पहला पॉइंट आपका साधारण वक्र में आ जाता है। दूसरा डायग्राम है आपका, देखिए ये भी आपका साधारण वक्र है, इसमें भी किसी प्रकार का प्रतिच्छेद या कोई अंदर अलग से कोई आकृति नहीं बनी हुई है। तीसरा पॉइंट देखिए आप, तीसरे आकृति में आपको एक वक्र वृत्ताकार आकृति दिखाई दे रही है, दीर्घ वृत्ताकार आकृति है, इसके अंदर एक और दीर्घ वृत्ताकार आकृति है। तो हो गया, ये जटिल आकृति हो गई क्योंकि एक के अंदर दूसरी आकृति और है, तो ये साधारण वक्र में नहीं गिना जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, ये जो डायग्राम आपको दे रखा है ये क्या है, ये प्रत्येक रेखाखंड जो है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है किसी न किसी पॉइंट्स पर, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, साधारण बंद वक्र नहीं कह सकते, ये जटिल प्रकार का वक्र है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये जो वक्र है ये सिंपल है, एक आधी वक्र रेखा यहाँ से दे रखी है, आधी वक्र रेखा यहाँ से दे रखी है। तो ये जो प्रकार का वक्र है ये भी बंद वक्र की श्रेणी में आया है और साधारण है। ये आपका साधारण बंद वक्र है, सिंपली दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ दो रेखाखंड आपस में जुड़े हुए हैं और पिछले जो पॉइंट रेखा बनी हुई है ये वक्र रेखा बनी हुई है, अर्थात ये भी जो आकृति दी गई है ये भी साधारण बंद वक्र की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट देखिए आप, ये एक वृत्त यहाँ बना हुआ है, एक वृत्त यहाँ बना हुआ है और एक रेखाखंड से ये दोनों वृत्त आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये सिंगल आकृति नहीं है, यहाँ पर दो आकृतियां एक रेखाखंड की सहायता से जुड़ी हुई है, अर्थात ये जटिल प्रकार की आकृति हो गई। तो इसे हम क्या रखेंगे, साधारण बंद वक्र की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो इस प्रकार से आपकी साधारण बंद वक्र की श्रेणी में, साधारण वक्र की श्रेणी में आपके पास आ जाते हैं कौन कौन सी आकृतियां, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवन। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम साधारण बंद वक्र देखते हैं तो साधारण बंद वक्र भी इसी श्रेणी में, जो फर्स्ट ए का आंसर है वो बी का भी आंसर होगा, क्योंकि सारे जो हमने अभी कैटेगराइज किए हैं वो सारे के सारे बंद वक्र हैं, खुला वक्र कोई भी नहीं है। तो जो साधारण वक्र है बंद है, इसीलिए ये सारे किस में आएंगे, साधारण बंद वक्र की श्रेणी में ही गिने जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका बहुभुज। तो देखिए बहुभुज की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी थी, बहुभुज की डेफिनेशन पढ़ी थी रेखाखंडों से बना हुआ बंद वक्र। तो देखिए यहाँ पर ये जो आकृतियां दे रखी है, फर्स्ट आकृति रेखाखंडों से बना हुआ बंद वक्र है तो ये बहुभुज की श्रेणी में आएगा, सेकंड भी बहुभुज की श्रेणी में आएगा, थर्ड पॉइंट जो है वो ऑलरेडी क्या है,
एक वृत्ताकार आकृति दे रखी है, इसलिए ये रेखाखंड से नहीं बना है, तो ये बहुभुज नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये बहुभुज का ही प्रकार है। क्यों? क्योंकि ये रेखाखंडों से बनी हुई आकृति है और वक्र भी बंद वक्र है। लेकिन आप ये याद रखें, हालांकि ये आपस में प्रतिच्छेद जरूर कर रहे हैं, परंतु ये प्रतिच्छेदन इन्हें बहुभुज की श्रेणी में ही रखता है, जटिल बहुभुज है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका बहुभुज। तो फर्स्ट, सेकंड और जो फोर्थ हो गया वो बहुभुज की श्रेणी में आ जाता है। फिफ्थ पॉइंट, ये बहुभुज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गोलाकार आकृति है, रेखाखंडों से नहीं बना। इसी प्रकार से 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है और 8 तो नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है वो बहुभुज की श्रेणी में आ जाता है। नेक्स्ट आप देखें, उत्तल बहुभुज कौन सा है? तो उत्तल बहुभुज में आपने परिभाषा ये पढ़ी थी, जिसका सभी विकर्ण अंदर की ओर बने हुए हो। अब देखिए आप, यहां अगर आपने विकर्ण को बनाने का प्रयास किया तो सिंपली यहाँ अगर आप विकर्ण बनाने का प्रयास करेंगे तो इन दो शीर्षों को मिलाने पर ये विकर्ण आपको बाहर की ओर प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये विकर्ण आपको बाहर की ओर प्राप्त हो रहा है। तो जब ये विकर्ण आपको बाहर की ओर प्राप्त हो रहा है, इसका अर्थ ये हो गया कि ये उत्तल बहुभुज की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, इसका अगर हम विकर्ण खींचने का प्रयास करें तो ये जो विकर्ण हमने खींचा है, ये विकर्ण अंदर की ओर प्राप्त हो रहा है। इनके शीर्षों को मिलाने पर सारे विकर्ण जो है इसके अंदर की ओर प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात ये जो आपको दे रखा है आकृति, ये उत्तल बहुभुज है। इसका कोई भी विकर्ण बाहर आपको प्राप्त नहीं होगा। तो सेकंड जो है वो उत्तल बहुभुज की श्रेणी में आ रहा है। थर्ड ऑलरेडी बहुभुज है ही नहीं, तो आपको पहले बहुभुज जो श्रेणियां हैं उसी में चेक करना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखिए आप, इसके भी अगर आप शीर्षों को मिलाने का प्रयास करेंगे तो इसके शीर्ष बाहर से मिलते हैं, अर्थात बाहर विकर्ण प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये हो गया कि ये उत्तल नहीं, ये अवतल बहुभुज है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट जो है वो उत्तल बहुभुज हो गया और फर्स्ट और फोर्थ जो है वो अवतल बहुभुज प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अवतल बहुभुज की डेफिनेशन यही है कि कोई भी एक विकर्ण उसका बाहर प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो जाते हैं आपके। उत्तल बहुभुज हो जाता है सेकंड और अवतल बहुभुज फर्स्ट और फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण होंगे? विकर्ण कितने होंगे? एक उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण होने चाहिए? उत्तल चतुर्भुज का अर्थ ये हो गया, इस प्रकार की आकृति आपको प्राप्त होगी। ये क्या है? आयत है। तो आयत के अंदर जो विकर्ण अगर हम खींचेंगे तो ये जो विकर्ण बन रहा है आप देख रहे हैं, केवल 2 ही विकर्ण प्राप्त हो रहे हैं आपको। तो एक उत्तल चतुर्भुज में 2 विकर्ण ही प्राप्त होंगे। शीर्षों को, विपरीत शीर्षों को मिलाने से जो विकर्ण प्राप्त होते हैं वो केवल यहाँ पर 2 ही प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, समषटभुज जो है उसमें आपको कितने विकर्ण प्राप्त होंगे? तो देखिए ये एक समषटभुज की आकृति आपको बनाकर बताई है मैंने। तो अगर इनके विकर्णों को प्राप्त करने का प्रयास करें तो एक पॉइंट इसका विपरीत शीर्ष ये हो गया। ठीक है, इसी पॉइंट का, इसी शीर्ष का विपरीत शीर्ष ये भी है और इसी का विपरीत शीर्ष ये भी है। तो कोई भी एक शीर्ष से आप कितने, कम से कम 3 विकर्ण यहाँ पर आप खींच सकते हो। देखिए ये आपने खींचा 1, 2 एंड 3। ठीक है, इसी तरह से इस पॉइंट को पकड़े, यहां से आप यहां नहीं खींच सकते क्योंकि ये आसन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी विपरीत शीर्ष। नेक्स्ट देखिए, यहां से खींचने का प्रयास करें तो 1, 2 और ये 3, तो 3 और 3 6 हो गए यहाँ पर कम से कम। इसी तरह से आप अगर इस पॉइंट से शीर्ष खींचने का प्रयास करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, तो इस तरह से ये टोटल हो जाते हैं आपके 9 विकर्ण। यहाँ पर कितने विकर्ण हो जाएंगे आपके? 9 विकर्ण। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9। ठीक है, तो इस तरह से ये कितने विकर्ण हो जाते हैं? टोटल 9 विकर्ण होंगे। अब देखें नेक्स्ट आ जाता है आपका त्रिभुज। तो त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि त्रिभुज के जब हम शीर्षों को मिलाते हैं तो उसके विपरीत शीर्ष है ही नहीं। उसके जो विपरीत शीर्ष
प्राप्ति नहीं होते हैं आपको, उसके आसन्न शीर्ष प्राप्त होते हैं, क्योंकि त्रिभुज 3 भुजाओं से बनती है। जब आप इनके शीर्षों को मिलाते हैं तो उनकी भुजा प्राप्त होती है, न कि विकर्ण। इसलिए त्रिभुज के लिए कोई विकर्ण नहीं होगा, उसके लिए 0 आएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल क्या है? यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या ये गुण लागू होगा? तो देखिए, उत्तल चतुर्भुज के कोणों की माप, हमेशा किसी भी चतुर्भुज के कोणों की माप आपको बताया था मैंने, अंतः कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री। अगर कोई चतुर्भुज उत्तल ना भी हो तब भी यही गुण लागू होगा, क्योंकि हर चतुर्भुज का अंतः कोणों का योगफल हमेशा 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ आपको एक तालिका दे रखी है, टेबल बनाकर दे रखी है, उसकी जांच करनी है आपको कि टेबल सही है या नहीं। प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटना है और कोणों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इसको? ये एक आकृति दे रखी है, ऑलरेडी त्रिभुज है, तो इसकी आकृति आपको कोई भी कंफर्म नहीं करना है इसको, ये तो आपके लिए सही दे रखा है इसको। भुजा इसकी कितनी है? 3 है। कोणों का योगफल हम जानते हैं इसका कितना होता है? 180 डिग्री। नेक्स्ट आपको एक चतुर्भुज आकृति दे रखी है, अगर आप इसे त्रिभुज में बांटना चाहे तो आप इसे कैसे बांट पाएंगे? इस तरह से बांटेंगे। तो यहाँ पर 2 त्रिभुज बन गए, 1 और 2। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज बन गए? 2 त्रिभुज बन गए। और यहाँ भुजाएं कितनी है इसकी? 4। तो 2 त्रिभुज बन गए, यानी कि त्रिभुजों के अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर इसके अंतः कोणों का योग आएगा। या तो आप इस फॉर्मूले को फॉलो करो, या आप कौन सा फॉर्मूला फॉलो करोगे? हम आपको पहले भी बताया था, यहाँ होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये आपको फॉर्मूला मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। यहाँ n बराबर क्या है? भुजाओं की संख्या। तो जब आप जानते हैं कि इस आकृति में भुजाओं की संख्या 4 है, तो 4 - 2 इंटू 180, यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 180 और आंसर आएगा आपका 360। चूंकि हम पहले भी प्राप्त कर चुके हैं, चतुर्भुजों के अंतः कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। इसी तरह से आपको एक पंचभुज दे रखा है जिसमें भुजाओं की संख्या 5 है। जब आप इसे त्रिभुजों में बांटेंगे तो इस प्रकार से बांट सकेंगे। देखिए, 3 त्रिभुज आपको यहाँ पे प्राप्त होते हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पर बन गए 3 त्रिभुज, 3 इंटू 180 हो गया। तो सेम प्रोसेस यहाँ चलेगा। अंतः कोणों का योगफल आप ज्ञात करने के लिए n-2 इंटू 180 का सूत्र लगाएंगे, और यहाँ आ जाता है, चूंकि भुजाओं की संख्या 5 है तो 5 में से 2 गया, माइनस करेंगे, 3 इंटू 180 540 आएगा। ठीक है, गुणा करने पर 540 आएगा। तो पंचभुज के अंतः कोणों का योग 540 हो गया। नेक्स्ट आपको षटभुज दे रखा है, 6 भुजाएं दे रखी है। एक हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। इस तरह से कितनी बनी? 4 त्रिभुज बन गए, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ भुजाएं 6 है, 4 त्रिभुज बने हैं, और 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं? सूत्र लगा सकते हैं, n-2 इंटू 180। n बराबर भुजा की संख्या, माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 4 इंटू 180 बराबर 720 हो जाएगा कंप्लीट। इसी क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन और ऐड करके दिया है, एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या क्या है? दे रखी है, आपको निम्नलिखित रूप से दे रखी है। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा कि पहले क्वेश्चन में आपको भुजाओं की संख्या दी है 7, तो 7 दी है अगर भुजाओं की संख्या, तो आप जानते हैं बहुभुज के अंतः कोणों का योग आपको ज्ञात करना है। इसका सूत्र आप जानते हैं कितना होता है? n-2 इंटू 180। ठीक है, तो n-2 इंटू 180, n की जगह वैल्यू रखेंगे आप 7 में से 2 माइनस करेंगे, 180, 5 इंटू 180 आ जाएगा, 900 डिग्री इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा भुजाओं की संख्या 8। तो जैसा आपने ऊपर पैटर्न फॉलो किया है, उसी पैटर्न को फॉलो करके आपको n-2 इंटू 180 का फॉर्मूला लगाना है, और उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 - 2 इंटू 180, 6 इंटू 180 और 1080 आ जाएगा इसका आंसर। भुजाओं की संख्या अगर 10 हो तो उसी तरह से आप सूत्र लगाएंगे, और सूत्र लगाकर आपके पास आंसर आ जाएगा 1440 डिग्री। फिर आ जाता है आपका भुजाओं की संख्या अगर n हो,
तो ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी बताया था भुजाओं की संख्या कितनी भी हो सकती है। यहाँ अगर हम n मानकर चलते हैं तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर हो जाता है n-2 इंटू 180। ये आंसर यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है। अगर n की वैल्यू यहाँ पर कुछ दे रखी होती तो आप यहाँ रखते और उसको आगे इस तरह से सॉल्व कर लेते, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है कि समबाहुभुज क्या है। तो समबाहुभुज क्या है, उसकी डेफिनेशन आपको पहले भी बताई है कि जिसकी सभी भुजाएं व कोण समान हो वो समबाहुभुज कहलाता है। वहां पर आपको बताया है कि क्वेश्चन में और पूछा है कि 3 भुजाओं वाला समबाहुभुज कौन सा होगा। तो 3 भुजाओं वाला समबाहुभुज को हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज होगा, 3 भुजाएं हैं तो ऑब्वियसली त्रिभुज होगा, और समान बहुभुज है तो सब उसकी भुजाएं भी समान होगी, इसलिए वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। 4 भुजाएं कौन सी होगी? समचतुर्भुज होगा। या तो वो समचतुर्भुज हो सकता है या वर्ग हो सकता है, क्योंकि वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसी तरह से 6 भुजाएं जो है वो समषटभुज की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम समबाहुभुज के प्रकार कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा है आपको निम्नलिखित आकृतियों में आपको x यानी कोण की माप ज्ञात करनी है। आपको विभिन्न प्रकार की आकृतियां इस तरह से दे रखी है और इन आकृतियों में सारी वैल्यू के साथ एक वैल्यू मिसिंग है, हटा दी गई है, और इस वैल्यू को x की वैल्यू आपको निकालनी है चित्र में। तो देखिए x क्या है? कोण है। अब जो आकृति आपको दे रखी है उससे आपको ये विश्लेषण करना है कि आप उसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। तो ये जो आकृति दे रखी है आप देख रहे हैं ये चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग, चूंकि सारे कोण जो है वो अंतःकोण है, तो अंतःकोणों का योग जो है वो कितना हो जाएगा? आप जानते हैं 360 डिग्री होता है। तो अगर हम इन सारे कोणों को जोड़े तो जोड़ने पर योग कितना आना चाहिए? 360 डिग्री। तो हम उसको इसी फॉर्म में लिखेंगे पहले, 130 प्लस 120 प्लस 50 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। अब हम जानते हैं कि नंबर्स को आपस में जोड़ दें, तो नंबर्स को आपस में जोड़ेंगे पहले। ये सिद्धांत हमेशा किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा यही रूल फॉलो करेंगे कि आप क्या करेंगे? पहले नंबर्स को ऐड करेंगे। तो नंबर्स को जोड़ दें सारे, तो नंबर्स को जोड़ेंगे तो 300 डिग्री आ रहा है यहाँ पर, और x एज इट इज रहेगा 360 डिग्री यहाँ पर एज इट इज रहेगा। अब आपको क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है x की। तो x को इसी स्थान पर छोड़ दे, इसी पक्ष में, और जो नंबर है उसको दूसरे पक्ष में ले जाए, यानी पक्षांतरण करें। तो जब आप पक्षांतरण करेंगे तब क्या होगा? ये जो प्लस का साइन है वो उधर जाकर एक पक्ष के दूसरे हिस्से में जाकर वो माइनस में हो जाता है, और इस तरह से 360 माइनस 300 डिग्री होता है। x में से वैल्यू क्या आ जाती है? 360 में से 300 माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 डिग्री। 60 डिग्री इसका मान आ जाता है। x की वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आपको इस तरह से बहुत सारे अलग अलग प्रकार की आकृतियां दे रखी है। तो देखिए ये नेक्स्ट आकृति दे रखी है। इस आकृति के अंदर ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक पंचभुज, एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, ABCD। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू देखें, एक B की वैल्यू जो है वो 70 डिग्री दे रखी है, A की वैल्यू आपको 60 डिग्री दे रखी है, और D की वैल्यू नहीं दे रखी है, C की भी नहीं दे रखी है। आप तो पता तब लगा पाएंगे ना जब आपको कम से कम 3 वैल्यू दे रखी हो, चौथी वैल्यू आप निकाल पाओगे। लेकिन यहाँ पर क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको यहाँ पर तीसरी वैल्यू भी नहीं पता है। तो तीसरी वैल्यू को निकालने के लिए हमको एक हिंट यहाँ साइड में दे रखा है कि ये जो बाहर वाला कोण है उसका मान हमको दे रखा है इस तरह से। हमेशा ध्यान रखिए कि इस तरह का साइन अगर दे रखा है तो उसका मतलब, उसका जो अर्थ होता है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू 90 डिग्री हो गई है। इस 90 डिग्री से और ये वाला जो कोण है, ये जो दोनों कोण बने हैं आपस में, आप देख रहे हैं ये सरल रेखा पर उपस्थित है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सरल रेखा पर अगर कोई दो आसन्न कोण बनते हैं तो वो दोनों आसन्न कोणों का योग जो है वो रैखिक युग्म कहलाता है, और उनकी जो योग की वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है, आप ये जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 90 प्लस कोण D की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 180, क्योंकि ये क्या है? रैखिक युग्म है। तो पहले तो हम यही करेंगे, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। A, B, C और D कोणों का योग 360 डिग्री है। यहाँ से D की वैल्यू हम निकालेंगे पहले। तो 90 प्लस D बराबर, ये तो आपको बता दिया, 180 रैखिक युग्म है। तो इस तरह से हमको D की वैल्यू निकालनी है। 90 को इधर ले जाएंगे पक्ष के, 180 में से 90 माइनस हो जाएगा, 90 डिग्री आएगा। और माइनस होने का रीजन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पक्ष के एक तरफ से दूसरी तरफ लाने पर वो माइनस हो जाता है। अब इस तरह से D की वैल्यू आपके पास 90 डिग्री आ गई।
तो ऑब्वियसली आपको पुराने पैटर्न में जैसे डी की वैल्यू रखनी है वहां रख के आप सीधा इसका आंसर निकाल सकते हैं। 60, 70 और 90 को ऐड करें तो यहाँ आ जाएगा 220 डिग्री प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री। और जब आप इसको माइनस करेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाता है, 360 माइनस 220 बराबर 140 डिग्री। इस तरह से आपको नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे रखा है जिसमें डायग्राम में यहाँ पर x और x, ये b और d की वैल्यू जो है वो बराबर दे रखी है x, और नीचे वाले दो कोणों का मान आपको नहीं पता है। तो अगर आप ये दो कोणों का मान ज्ञात कर लेते हैं तब आप इसके अंतः कोणों के योग वाले फॉर्मूले से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले तो देखिए ये कौन सा बहुभुज है, तो ये पंचभुज है क्योंकि 5 भुजाएं हैं। तो पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग बराबर हो गया आपका 540 डिग्री, आप पहले कर चुके हैं। एंगल ए की वैल्यू हम निकालें। आप देख रहे हैं कि एंगल ए जो है वो 70 डिग्री के साथ क्या बना रहा है, एक रैखिक युग्म बना रहा है। तो 70 डिग्री का कोण प्लस एंगल ए बराबर हो जाना चाहिए 180। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि चूंकि एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से माइनस 70 करेंगे क्योंकि ये रैखिक युग्म है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 110 डिग्री। फिर आ जाता है आपका कि इसी तरह से ई की वैल्यू भी आप निकाल लेंगे। 180 में से 60 आप माइनस करेंगे, 180 में से 60 माइनस करेंगे तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री क्योंकि ये रैखिक युग्म है। अब आप इसको कोण योग गुणधर्म में रखिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 540 क्योंकि पंचभुज है। a की वैल्यू 110, b की x है, c की 30, d की x है और e की 120 है। ठीक है, तो 540 हो गया। अब जो नंबर्स है उनको आपस में जोड़ेंगे तो 260 हो गया, और x की वैल्यू आप जानते हैं जोड़ने पर 2x आएगी। 2x को यहीं रख देंगे, 260 को इस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाता है आपका 540 माइनस 260 280। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि 2x का मतलब हो गया, यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ गुणे का निशान है। तो जब गुणा है तो इधर पक्षांतरण करेंगे तो वो किस में हो जाएगा, भाग में। तो x बराबर 280/2 बराबर हो गया आपका x बराबर 140। भाग देने पर वैल्यू आ जाती है 140। चूंकि एंगल b और d दोनों बराबर थे, x की वैल्यू कितनी हो गई, दोनों की 140 डिग्री आ जाती है। नेक्स्ट इसी तरह से आपको एक पंचभुज दे रखा है और पंचभुज में इस तरह से साइन बनाकर दे रखे हैं, ये इस तरह से साइन बनाकर दे रखे हैं। इस तरह से साइन बनाने का अर्थ ये होता है कि इनकी सारी भुजाएं आपस में बराबर है, यानी कि ये समपंचभुज है। तो अगर ये सभी भुजाएं बराबर है तो इनकी जो कोण है वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी एक वैल्यू अगर x है तो सारी की सारे कोण जो होंगे वो कितने डिग्री के होंगे, x डिग्री के होंगे। तो पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग हम जानते हैं 540 है, तो सम पंचभुज के सभी कोण बराबर हो गए, हमें चित्र में दे रखे हैं। तो इस तरह से x x x x x 5 बार जोड़े, क्योंकि 5 कोण हैं तो 5 एंगल x बराबर कितना हो जाएगा, 540। इस तरह से अगर 5 यहाँ पर गुणे में है आप जानते हैं, तो गुणे से यहाँ नीचे आ जाएगा, भाग में डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 108 डिग्री। तो इस तरह से आपको किसी पैटर्न में भी आपको चित्र में क्वेश्चन दे रखा हो, x की वैल्यू निकालनी हो, तो आप इस तरह से कोण योग गुणधर्म से आंसर इजीली निकाल सकते। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7, और इस तरह की आकृति बनाकर दिया है आपको x प्लस वाई प्लस जेड ज्ञात कीजिए। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो x, y और z ये तीनों बहुभुज के बाहर की तरफ स्थित है, यानी त्रिभुज के बाहर की तरफ स्थित है, ये बाह्य कोण है। तो अगर आपको यहाँ पर अंतः कोण की वैल्यू ज्ञात करने को कहा जाता तब आप क्या करते, कोण योग गुणधर्म लगाते और 180 में से उसको माइनस करके निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए x, y, z जो है वो तीनों बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण होने के कारण क्या हो गया, यहाँ पर एक सीधा सिंपल थ्योरी बनता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है, यहाँ आप आंसर लिख सकते हैं यहाँ इस तरह से, सॉल्यूशन, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा सदैव कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री, चाहे वो कोई भी प्रकार का बहुभुज हो। तो अगर 360 डिग्री होता है तो यहाँ पर x प्लस y प्लस z की वैल्यू कितनी होगी, 360 डिग्री। यहाँ जो आपको ये मान दे रखे हैं 30 डिग्री 90 डिग्री, ये ओनली कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं।
यहाँ आपको इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको क्या निकालना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पूछी है। अगर ये योग में पूछी है तो इसका मतलब ये है कि ये बाह्य कोणों का योग पूछ रहा है। तो आप जो जानते हैं कि इसका योग कितना होता है, 360 डिग्री। सेम टू सेम प्रोसेस आपका इसमें इस आकृति में भी दिया गया है। एक्स वाई जेड और डब्ल्यू ये सब बाह्य कोण है और इन बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री। तो सीधी सीधी एक लाइन लिखनी है जो पिछले क्वेश्चन में भी आपने लिखी है कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। देन योर आंसर कंप्लीट, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 3.1 टोटली कंप्लीट हो जाती है। होपफुली आपको समझ में आ गया है और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज आप शेयर करें इसे, ताकि जो आपकी तरह दूसरे स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा या कोई प्रॉब्लम आ रही होगी उनको, तो वो उसे इजीली समझ पाएंगे। फर्स्ट सब्सक्राइब चैनल और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ वो विदाउट नोटिफिकेशन बेल के आपको उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो आप उसको देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो नोटिफिकेशन आपको तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो को देख पाएंगे। इसलिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। अगर हेल्पफुल रहा वीडियो आपके लिए तो प्लीज लाइक करें, इसको शेयर करें और अगले वीडियो में हम 3.2 एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।